हिंदी साहित्य की कहानियों के अमूल्य संकलन से आज सुनिए डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी घर। अरुणा सीतेश जी हिंदी की एक महान लेखिका थीं और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। तो शुरू करें कहानी। जिंदगी हादसों का सिलसिला यूं ही बन जाया करती है क्या? लेकिन क्या हर हादसे की शुरुआत इतनी ही खूबसूरत होती है? वीना के जन्मदिन की पार्टी थी, 18वें जन्मदिन की। मेहमानों की तरह कहीं शाम के 5 बजे ही मत पहुंचना, सुबह से ही आ जाना। सारा इंतज़ाम हमें खुद ही करना है। लेकिन क्लासेस, लेकिन कुछ नहीं। एक दिन पढ़ाई नहीं करेगी तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। मत भूल कि ये मेरी ज़िंदगी का D-Day है। कल के बाद जो चाहूँगी मैं करूँगी। अपनी मर्ज़ी की मालिक आप। यू नो आई विल बी ए फ्री बर्ड। अरे हाँ, याद आया, 4 महीने बाद तेरा भी तो D-Day आने वाला है। उस दिन की तैयारी का सारा जिम्मा मेरा। ओके, बाय। सामने से आती बस को देखकर वीना आगे बढ़ गई थी। पार्टी खूब जमी थी। वीना के ताऊ जी, चाचा जी, मौसी जी, बुआ जी, परिवार सहित हमारी क्लास की कई सहेलियाँ, वीना के विजय भैया के दोस्त लोग। हॉल नुमा ड्राइंग रूम सबके लिए छोटा पड़ने लगा तो मैं किचन में पहुंच गई। बताइए आंटी, क्या करना है? मेज़ पर सामान रखना शुरू करें? आंटी को कढ़ाई में कटलेट डालते हुए देखकर मैंने पूछा। और 10-5 मिनट रुक जाते हैं, तब तक इनका हाउजी का गेम भी शायद ख़त्म हो जाए। आंटी ने सर्विस विंडो से झांकते हुए कहा। फिर सोचती सी बोली, आ ही गई हो तो ऐसा करो बेटी, उधर कोने में देखो कुछ फूल रखे हैं, उन्हें ठीक से लगा दो। यूँ पड़े पड़े तो सूख ही जाएंगे बेकार में। गुलाब के फूल कितने सुंदर हैं, कौन लाया? मैंने वॉज में पानी भरते हुए पूछा। विजय का कोई दोस्त लाया है शायद। डाइनिंग टेबल पर रखे देती हूँ, अंदर तो काफ़ी फूल पहले से हैं ही। जहाँ तुम ठीक समझो लगा दो। आंटी ने अपना काम करते करते ही जवाब दिया। अरे, अब सब तो तुमने करवा ही दिया, अब क्या करने को बचा है? मेज पर वॉज को ठीक से घुमाकर रख ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई। वाह, बहुत सुंदर फूल है ना? कहते कहते मैं मुड़ी तो सकपका गई। सामने एक अनजान युवक खड़ा था। इन बेजान फूलों की बात जाने दीजिए, असली सुंदरता तो इन्हें इस खूबसूरत ढंग से लगाने वाले हाथों की है। अरे, कुछ शर्माते, कुछ मुस्कुराते, कुछ झिझकते हुए मैंने जोड़ा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जल्दी जल्दी में बस यूं ही फूलों को लगा दिया है। यानी आपका कहना है कि पूरा वक्त मिले तो आप इससे भी बढ़िया गुलदस्ता सजा कर दिखाएं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। देखिए, मतलब तो आपका यही था। और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे रमेश, तुम यहाँ? अंदर मन नहीं लगा क्या भाई? आंटी डोंगा मेज पर रखते हुए बोली। नहीं आंटी, मन तो लग रहा था, पर आपके खाने की खुशबू यहाँ खींच लाई, मुस्कुराकर उसने कहा। सच? आंटी भी मुस्कुरा दी। तो जाओ, सबको बुला लाओ अब यहीं पर। यस सर, सॉरी मैडम। सैल्यूट की भंगिमा करता हुआ वो अंदर चला गया। ये कौन है आंटी? रमेश है इसका नाम, अभी कुछ ही दिन हुए ये लोग यहाँ पड़ोस में आए हैं। सारी की सारी मोमबत्तियाँ वीना ने एक ही फूंक में बुझा दी। फिर गाना हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वीना ने केक काटा। आए हुए सभी मेहमान खाने की मेज के चारों ओर जमा हो रहे थे। कुछ हाथ में प्लेट लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए बातों में, बहस में उलझे थे। मैं भी काफ़ी पीछे लगभग एक कोने में खड़ी थी। तभी रमेश ने एक छोटा सा लाल गुलाब मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक फूल एक जीते जागते फूल को। अचानक मुझे सिहरन सी हुई, जैसे कोई दूर दूर तक गुदगुदा गया हो। हाथ में गुलाब लिए खड़ा रमेश मुझे बड़ा स्मार्ट, बड़ा हैंडसम लगा। मैं जानती हूँ कि देखने में मैं अच्छी खासी हूँ। कई बार कुछ एक लोगों ने मेरी तारीफ़ भी की है, पर आज तक किसी ने भी मुझे इतना महकता हुआ नाम नहीं दिया था। किसी सुंदर स्मार्ट लड़के ने तो बिल्कुल भी नहीं। अनजाने ही मेरे हाथों ने उसके हाथ से फूल ले लिया। मुस्कुराते हुए मैंने उसकी ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखें मेरी ही आंखों पर ही टिकी थीं। कुछ समझ नहीं पाई कि क्या कहूँ, पर अनजाने ही मेरी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया होगा। मुझे लगा कि रमेश की आंखें भी कुछ कह रही हैं। उस रात घर लौटकर सोने से पहले मैं बड़ी देर तक शीशे में अपने आप को निहारती रही थी, विभिन्न कोणों से। एक जीता जागता फूल? सच?
शीशे के पार से झांकती परछाई से मेरी आंखों ने पूछा था। उस दिन बस का इंतज़ार करते करते आधा घंटा हो चुका था। करीब करीब हर नंबर की बस निकल चुकी थी, सिवाय उसके जो मुझे लेनी थी। कभी मैं हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखती, कभी सड़क की तरफ। तभी एक स्कूटर बिल्कुल मेरे पास आकर रुका। मैंने चौंक कर देखा, रमेश था। घर जा रही हैं ना? आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, बस आती ही होगी, मैं चली जाऊँगी। बैठिए भी प्लीज़। प्लीज़ में शिष्टाचारी नहीं, अनुरोध भी था और कुछ ऐसा अपनापन भी जो टालते नहीं बना। मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी जब उसने मेरे बिना बताए स्कूटर पहाड़गंज की तरफ मोड़ लिया और थोड़ा आगे पहुंचकर मुंह थोड़ा सा पीछे की ओर घुमाते हुए पूछा था, किस नंबर में जाना है? सीधे चलिए, फिर बाएं हाथ मोड़ लीजिएगा, बस दूसरा घर है। घर के आगे स्कूटर उसने रोक दिया था। आइए, एक कप चाय पीकर जाइएगा, मैंने कहा। फिर कभी, आज ज़रा जल्दी में हूँ, 2:30 बजे कहीं पहुँचना है। घड़ी देखते हुए उसने कहा। सॉरी, मेरी वजह से आपको देर हो गई। आपने बेकार में इतनी तकलीफ़ उठाई। मैं तो, कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन्हें उठाकर खुशी मिलती है। मेरा थैंक यू स्कूटर की गड़गड़ाहट में दब गया होगा। फिर एक दिन रमेश वीना के घर पर मिल गया। विजय भैया छुट्टियों में आए हुए थे, उन्हीं के पास आया हुआ था। मैं घर लौटने के लिए निकली तो बाहर आ गया। चलिए, आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी, सामने से ही तो बस मिल जाएगी। बैठिए भी। उसने स्कूटर स्टार्ट कर दिया। आपको एतराज़ ना हो तो ज़रा एक सिगरेट ले आऊँ? थोड़ी दूर पर स्कूटर रोकते हुए उसने कहा। मैं कुछ नहीं बोली, पर मेरे मौन में स्वीकृति ही थी। स्कूटर स्टैंड पर खड़ा करता हुआ तेज कदमों से सड़क के उस पार चला गया। इधर उधर देखने के बाद मैंने सड़क पार दुकान की तरफ देखा। सिगरेट का पैकेट हाथ में लिए हुए वो मेरी ही ओर देख रहा था। आते ही उसने कहा, आपके पीछे का एक बैकग्राउंड है ना, उसके सामने खड़ी हुई आप बड़ी अच्छी लग रही थी। बिल्कुल वैसी ही जैसी पिछले शनिवार टीवी के प्ले में। अरे क्या नाम था उसका? कहते कहते वो रुक गया। उसका अधूरा वाक्य कुछ देर हवा में तैरता रहा। अरे हाँ, आप टीवी के प्रोग्राम्स में भाग क्यों नहीं लेती? क्या? बिना किसी भूमिका के अचानक ये बात मुझे सचमुच ही समझ में नहीं आई थी। हाँ, आपका फेस इतना फोटोजेनिक है और आवाज़ इतनी अच्छी। आपने कभी कोशिश नहीं की टीवी में जाने की? कभी सोचा ही नहीं। मेरा भी यही ख्याल था। आपको देखा है तब से बार बार यही सोचता रहा हूँ कि टीवी पर आप एक बार पहुँच जाएं तो बड़े बड़ों की छुट्टी कर दें। पर मैं वहाँ प्रोग्राम दूंगी कैसे? मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं। मैं जानता हूँ, मैं लेके जाऊँगा आपको वहाँ। बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। इतना आसान थोड़ा ही होता है वहाँ। वो आप सब मुझ पर छोड़िए। मेरे एक रिश्ते के चाचा हैं, उनकी टीवी सेंटर पर हर किसी से जान पहचान है। आपको बस एक बार चाचा जी से मिलना होगा, फिर देखिए यूँ काम होता है। उसने चुटकी बजाई और जेब से कागज़ निकाल कर कुछ लिखते हुए बोला, ये लीजिए, ये रहा उनका पता। कल दिन में 2 बजे ठीक रहेगा? आप अपने आप पहुंच पाएंगी या आपको कॉलेज से ले लूं? पहुंच तो जाऊंगी, पर इतनी जल्दी? शुभ से शीघ्रम। वो स्कूटर की तरफ मुड़ा। तो ठीक है, मैं चाचा जी से कह दूंगा कि कल 2 बजे आप उनसे मिलने आ रही हैं। ये बावरा मन स्कूटर पर बैठने से पहले ही सीधे टीवी सेंटर जा पहुंचा। कितना हैरान होंगे सब लोग अचानक मुझे टीवी के कार्यक्रमों में देखकर। बड़ों बड़ों की छुट्टी हो जाएगी, यही तो कहा था रमेश ने। रोकते रोकते भी मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। मुझे घर के बाहर उतार कर रमेश आगे बढ़ गया। आ गई बेटी, सब ठीक है उनके यहाँ? विजय भी तो आया हुआ होगा आजकल? मम्मी ने पूछा तो क्षण भर को मैं उन्हें देखते ही रह गई। विजय? कौन विजय? मेरे मुंह से निकलते निकलते रह गया। ऐसे क्या देख रही है? वीना के घर ही गई थी ना? मम्मी ने फिर पूछा तो मुझे होश आया। वीना? हाँ, वीना के घर ही तो गई थी। हाँ मम्मी, सब ठीक है, बड़ी मुश्किल से कहकर मैं अंदर चली गई। मन इस बीच इतनी जगह घूम आया था कि वीना के घर जाने की बात मैं भूल ही गई थी। मम्मी को बता दूं? शीशे में चेहरा देखते हुए मैंने अपने मन से पूछा। पैर 2 कदम आगे भी बढ़े, फिर ठिठक गए। मम्मी ने जाने को मना कर दिया तो? मम्मी तो ऐसी सिफारिशों में विश्वास नहीं रखती हैं।
एक बार यूं ही बात बात में मैंने राजन भैया से कहा था कि वे अपने किसी जान पहचान वाले से मुझे युववाणी में बुलाने को कह दें, तो उनके जाने के बाद मम्मी ने पूरे घंटे भर तक मुझे समझाया था कि रेडियो के कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले मुझे स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे बोलने का सही ढंग आए, आत्मविश्वास पैदा हो। जान पहचान से पाई चीज़ को तो ताश के पत्तों का महल समझो, एक फूंक में ढह जाता है सब कुछ। कामयाबी के लिए जल्दीबाजी नहीं, काबिलियत पैदा करो अपने भीतर। तुम लायक बनो, फिर शोहरत झक मार कर तुम्हारे पास आएगी। ये हो सकता है कि तुम्हें कुछ समय इंतज़ार करना पड़े, पर बेटी शॉर्टकट्स से ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। और ये रेडियो टीवी वाले ऑडिशन टेस्ट वगैरह भी तो करते रहते हैं, उसकी तैयारी करो तुम। पर मैं तो ये समझने लगी थी कि आज का तो ज़माना ही शॉर्टकट्स का है। पर मम्मी को कैसे समझाती कि लंबी सपाट सड़क पर चलकर समय गंवाने के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं आता। शिखर तो उसका होता है जो सबसे पहले वहाँ पहुँच गया। किस रास्ते से पहुँचा, कैसे पहुँचा, ये जानने सुनने का समय भी आज किसके पास है। और आज तो ज़माना भी उसी का होता है जो शिखर पर खड़ा हो। पर मम्मी भला कैसे समझती, वे तो बात बात पर अपने ज़माने की बात ले बैठती हैं। दो ज़माने एक दूसरे से इतने भिन्न भी हो सकते हैं क्या। और मैं वापस कमरे में लौट गई। बात बन जाए तभी मम्मी को बताऊंगी। आखिर मैं कोई बुरा काम तो करने जा नहीं रही थी। ए प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर हर। अगले दिन मैं रमेश के बताए पते पर पहुंच गई। 2 बजने में 10 मिनट पर ही। स्कूटर वाला काफ़ी तेज़ आया था। जब मन उड़ रहा हो तो बस की प्रतीक्षा में समय कौन गंवाए। ज़िंदगी में कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जब खर्च का हिसाब नहीं रखा जाता, और अगर काम बन गया तो फिर पैसे की क्या कमी। पर कहीं पढ़ाई बीच में तो नहीं छोड़ देनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन इज़ अ मस्ट। नहीं होगा तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर लूँगी। रमेश दरवाजे पर ही मिल गया। गुड। मकान ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, आपने नक्शा इतना अच्छा बना कर दिया था कि सीधे यहीं पर पहुंची। चाचा जी से बात कर लिया आपने? बात तो कल ही कर ली थी, पर उन्हें आज एक ज़रूरी मीटिंग में जाना पड़ गया। कह रहे थे शायद थोड़ी देर हो जाए। कोई बात नहीं, आ तो जाएंगे ना। मैं थोड़ा सा निराश हुई। ओह श्योर। घर में और कोई नहीं है क्या? चाची जी और बच्चे 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं किसी शादी में। चाचा जी कल जाएंगे। आज की दोपहरी खाली थे बस। ही इज़ वेरी बिजी, यू नो। यू आर लकी। पता नहीं मीटिंग कितनी देर चले। मैंने थोड़ा चिंतित होते हुए घड़ी देखी। आते ही होंगे, मीटिंग से सीधे यहीं पहुंचेंगे, देखता हूँ, रमेश ने बाहर जाते हुए कहा। मैंने झटपट पर्स से शीशा निकाला और बाल ठीक किए। होठों पर फिर से हल्की सी लिपस्टिक फिराई। बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो मैंने पर्स बंद कर दिया। रमेश ने अंदर आते हुए कमरे का बाहरी दरवाज़ा बंद किया तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा। आए नहीं? आते ही होंगे। वो मेरे पास दीवान पर आकर बैठ गया। आप आज और भी खूबसूरत लग रही हैं, स्मैशिंग। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, चाचा जी के आने तक यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठने से क्या फ़ायदा। इस समय का सदुपयोग क्यों ना किया जाए। मैं कुछ समझ पाती इसके पहले उसने मुझे दबोच लिया था। आई लव यू ब्यूटीफुल। मैंने छूटने की कोशिश की, चीखना भी चाहा, पर उसने अपनी हथेली से मेरा मुंह दबा दिया। यूँ भी भरी दोपहरी में अपने अपने घरों में आराम कर रहे लोगों तक बंद दरवाजे के पार मेरी आवाज़ शायद ही पहुंच पाती। और चंद ही मिनटों में मैं लुट चुकी थी। शायद मैंने रमेश के हाथ में काट खाया था। अपना हाथ सहलाते हुए वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया था। अच्छा बदला दिया हमारे प्यार का। प्यार? आंसुओं से मेरी आंखें धुंधला रही थीं। लड़खड़ाते पैरों से मैं उठी। चाचा जी का इंतज़ार नहीं करोगी? रमेश ने मुस्कुराकर पूछा। बदमाश, धूर्त। मेरे सारे शरीर ने चीख कर कहना चाहा, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे पीछे रमेश भी बाहर आ गया। मैं छोड़ देता हूँ। मेरी सूखती जबान कुछ कहने से पहले लड़खड़ा गई। लगभग सड़क सुनसान थी, अध जगी अध सोई सी। मेरी चेतना भी ऐसी ही हो रही थी। पता नहीं कब रमेश ने स्कूटर स्टार्ट किया, कब मैं उस पर बैठी और कब घर पहुंची। बड़ी देर तक चली एक्स्ट्रा क्लास। मम्मी ने देखा तो मैं उन्हें देखती रह गई। बस मिलने में दिक्कत तो नहीं हुई?
मैं मम्मी के पार बहुत दूर शून्य में जाने क्या देखे जा रही थी। सिर में दर्द हो रहा है, थक गई हो? उन्होंने पूछा तो मन हुआ दौड़कर उनसे चिपट जाऊं, उनके आंचल में मुंह छुपाकर रोऊं और उन्हें बताऊं कि दर्द सिर में ही नहीं सारे शरीर में हो रहा था, दिल और दिमाग में हो रहा था। मम्मी के सहलाते हाथ से शायद जलन कुछ कम हो जाए, पर मैं उनको अनदेखा अनसुना करती सी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उनसे आंखें मिलाने का साहस कहाँ से लाती? क्या कहूँगी मम्मी से? कैसे कहूँगी कि मैं कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी? कैसे कहूँगी कि एक्स्ट्रा क्लास की बात झूठ थी, एकदम झूठ? कैसे उन्हें समझा पाऊँगी कि ये झूठ मैंने क्यों बोला था? उन्हें ही क्या, स्वयं अपने आप को ही अब ये समझा पाना कठिन लग रहा था। जिस रोशनी ने कुछ ही देर पहले तक मुझे चकाचौंध किया हुआ था, वो पल भर में ही न जाने कहाँ किस अंधकार में खो गई थी। शेष था तो बस अंधेरा, दम घोंटू अंधेरा, जिसमें मैं डूबती जा रही थी, गहरे और गहरे। हर काली स्याह रात की किस्मत में भोर की अरुणिमा नहीं होती। कुछ स्याह अंधेरों की किस्मत में रातें ही रातें हुआ करती हैं, ऐसी जिन्हें भोर का सूरज देखना नसीब ही नहीं होता। मेरी जिंदगी भी स्याह रातों का एक अटूट सिलसिला बनती चली गई। काश कि मैंने उस दिन मम्मी से रमेश के साथ अगले दिन चाचा जी से मिलने जाने की बात सच सच बता दी होती, पर तब ये कहाँ सोचा था कि इस एक बात को छिपाना इतना महंगा पड़ेगा। अगले दिन अपनी बर्बादी की बात मम्मी को बता दी होती तो भी शायद वे मेरी बदनामी को अपने आंचल से ढांप लेती। जो माता पिता मेरी इज्जत को अपनी इज्जत और परिवार की इज्जत समझते थे, उन्हीं से हर हाल में अपनी बेइज्जती की गाथा छिपाना मुझे सबसे आवश्यक लगा था। इम्तिहान के नज़दीक आने का बहाना बनाकर अपने कमरे में घुसे रहना बहुत मुश्किल नहीं था। मेज़ पर किताबें खोलकर बैठ जाना भी मुश्किल नहीं था, पर किताब में लिखे शब्दों को देख समझ पाना कठिन ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। शरीर तो धीरे धीरे सामान्य हो चला था, पर फरेब की जलन थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद इसलिए भी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके लिए किस हद तक रमेश को दोष दूं और किस हद तक स्वयं अपने आप को, स्वयं अपने एम्बिशन को। दोनों ने ही तो मेरे साथ खिलवाड़ किया था। घर लौटने के लिए बस स्टॉप पर पहुंची ही थी कि रमेश का स्कूटर बिल्कुल मेरे पास आकर रुक गया। बैठो, छोड़ देता हूँ। घबराहट में पहले तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया, फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। मन में मैं डर रही थी कि कहीं वो मेरा तमाशा ना बना दे, पर तभी यूनिवर्सिटी स्पेशल आती दिखाई दे गई और मैं उधर ही चलने लगी। मुझे रोकते हुए रमेश ने एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाया और आगे बढ़ गया। मैं इतना डर गई थी कि ना तो वो लिफाफा मुझसे फाड़ कर फेंका गया, ना ही मैं उसको खोल सकी। घर पहुंचकर कमरा अंदर से बंद कर कर कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। इस बार चाचा जी से मिलना पक्का है, उसी पते पर सोमवार को 2 बजे पहुंच जाना। हे भगवान, क्या करूं, किससे सलाह लूं? मैं सिर थाम कर बैठ गई। पापा, मम्मी, भैया, यही तो थे मेरे अपने, मेरे एकदम अपने, पर इनसे कैसे कहूँ ये सब? कैसे सुनाऊँ इनको अपनी शर्मनाक दास्तान? कैसे खोलूँ उनके सामने अपने झूठ की परतें? मम्मी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? पापा क्या सोचेंगे? आज तक तो वे अपने बच्चों की स्पष्टवादिता पर अभिमान करते आए हैं। भैया तो शायद गुस्से में मेरा गला ही दबा दें। मेघना तो खैर अभी छोटी है, वो इन सब बातों के समझने के लिए बहुत छोटी। और मैं इम्तिहान की तैयारी का बहाना बनाकर बीना के घर चली गई। किसी से बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, नहीं तो शायद मैं पागल हो जाती। वीना और मैं बहुत देर तक सलाह करते रहे, क्या करें क्या ना करें। आखिरकार तय हुआ कि सोमवार को मैं उस मकान पर नहीं जाऊंगी, और फिर भी रमेश ने यदि मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो साफ बता दूंगी कि मैं उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहती, ना ही उसकी कोई सहायता चाहती हूँ और ना ही टीवी पर काम करना चाहती हूँ। वीना का सलाह मशवरा खास काम नहीं आया। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। ये क्या हो गया और आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला था। सारी सारी रात में जाग कर बिता देती, किताब सामने खुली रहती, पर आंखों के आगे उस नीच रमेश की सूरत नाचती और मेरे जबड़े भिजने लगते, मुट्ठियां बंध जाती, शरीर कांपने लगता। मुक्ति, मेरी छटपटाहट मुक्ति चाहती थी, उस स्थिति से, नहीं तो इस जिंदगी से। पर कैसे, कौन दिलाएगा ये मुक्ति मुझे? उस शैतान का पंजा कसता ही जा रहा था।
एक बार फिर उसने मुझे बुलाया था। मैं नहीं गई तो अगले पत्र में धमकी दी थी, वो चाहे तो मुझे मिट्टी में मिला सकता है, मेरे ख़ानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है, पर मेरे प्यार की खातिर वो ऐसा नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। मुक्ति के सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो रहे थे। मम्मी मेरी गिरती सेहत को लेकर चिंतित रहती, आए दिन होने वाले मेरे सिर दर्द को लेकर चिंतित रहती, कभी दूध पीने को कहती, कभी माथे पर बाम। काश कि वे जान पाती कि मेरी असली तकलीफ़ क्या थी, कहाँ थी। काश कि मैं उनसे सब कुछ सच सच बता पाती। अपनी जिस लज्जाजनक स्थिति को वीना के सामने खोलते मुझे संकोच नहीं हुआ, उसे अपनी जन्मदात्री माँ से छुपाने की मैं अभी भी भरसक कोशिश कर रही थी। जिसने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, आज उसी से अपनी लाश शर्म में छिपाती फिर रही थी। वारी नियति, वारे छलनामयी मानव मन। एक दिन मेरे झूठ का घड़ा भी फूट गया। रमेश का लिखा एक पर्चा भैया के हाथ लग गया। मम्मी पापा से उनकी क्या क्या बात हुई मैं नहीं जानती, पर मम्मी ने जब मुझे बुलाकर इस विषय में पूछा तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी चुपचाप मेरी पीठ सहलाती रहीं और मैं देख रही थी कि मेरे मन का लावा जाने कैसे उनकी आंखों से बह रहा था। मुक्ति के लिए छटपटाते मेरे प्राणों ने मम्मी को सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे मार डालिए मम्मी, मैंने पाप किया है। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी। नहीं, तुमने पाप नहीं किया। पाप शरीर से नहीं मन से होता है। तुम पापी की हवस का शिकार जरूर बनी हो। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर इसको हमसे छिपाकर तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है। क्या तुम ये नहीं चाहोगी कि मैं बाहर सड़क पर ठोकर खाकर आऊं तो तुमसे दवा मांगूं? यदि मुझे हार्ट अटैक हो जाए तो क्या मुझे तुमसे डॉक्टर को बुलाने के लिए नहीं कहना चाहिए? पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने पर भी तुमने मुझसे हमसे उपचार की बात करना तो दूर अपना दर्द तक छिपाए रखा। उल्टे अपनी चोट के ऊपर सर्द खामोशी की चादर कसकर लपेट ली कि हमें उसकी भनक भी न लग सके। सच बात तो यह है बेटी कि जितना हमारा विश्वास उस रमेश ने तोड़ा है, शायद उससे कहीं ज़्यादा तुमने। ठोकर खाकर हम गिरें तो जो बाँह पकड़कर हमें उठा ले वही तो परिवार है। घर ईंट पत्थर की दीवार नहीं होता, अपनेपन की वो सुरक्षा होती है जो बाहर के थपेड़ों से हमें बचाता है। तुम्हें तो मालूम है बेटी कि हम लोगों के पास और तो कोई धन संपत्ति है नहीं, लेकिन मैं तो आज तक इस अपनेपन को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानकर हर दुख का सामना करती रही हूँ। पापा भी जाने कब वहाँ आकर खड़े हो गए थे। मेरी जान पहचान के जाने कितने लोगों ने बड़े बड़े मकान बनवा लिए, लेकिन मुझे उसका दुख कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सपनों में संगमरमर के महल दुमहले नहीं थे। ममता और प्यार से महकता हुआ वो घर आंगन था, परिवार था, जिसमें दुख झांकने का साहस नहीं कर सकता। पापा, मम्मी, मैंने सिसकते हुए कहा। तू फिक्र मत कर बेटी, रमेश ने बलात्कार तेरे साथ नहीं, हमारे इस पूरे परिवार के साथ किया है। इस हादसे को आज से हम साथ साथ झेलेंगे। लगता है मेरी शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई कमी रह गई। मैंने तुम्हें प्यार तो दिया, लेकिन उन स्थितियों के लिए तुम्हें पूरी तरह सचेत नहीं कर पाया जिनमें तुम्हें कोई नुकसान हो सकता था। क्या पता मैंने तुमको मैच्योर समझने में कोई जल्दबाजी करी या तुम में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। रमेश का अगला पत्र पाकर उसके चाचा के घर जब मैं पहुंची, वहां वो फिर अकेला था। मैंने उससे साफ साफ कहा कि मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, ना ही मुझे उसके चाचा की सिफारिश चाहिए और ना ही मेरा टीवी स्टार बनने का कोई सपना है। एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ वो बोला था, पर मैं तो तुमसे संबंध रखना चाहता हूँ। अब तो तुम पर मेरी छाप भी लग चुकी है, तुम्हें मैं अपने हाथों से यूँ नहीं जाने दूंगा। उसकी आंखों में एक शैतान उभरने लगा था। दूसरे ही क्षण उसके पंजों ने मुझे दबोच लिया। भैया ने वहाँ पहुँचने में देर नहीं की। उनके पीछे ही पापा भी थे और साथ ही पुलिस भी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी घर। घर जो ईंट गारे की इमारत नहीं, बल्कि स्नेह और सुरक्षा का वो आवरण है जो दुनिया द्वारा दी गई चोटों से हमारी रक्षा करता है, हमारे घावों को भरता है। आशा है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।